लोकेलिटी। ठीक हो गया। प्रेमचंद एक्ट, प्रेमचंद एक्ट आज हम पढ़ेंगे। प्रेमचंद एक्ट 1991, उसका पर्पस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड प्रेमचंद एक्ट। उसका यही है कि प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ लोकेलिटी, एक एरिया एक लोकेलिटी की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना। ठीक हो गया। दूसरा पर्पस वो बताते हैं कि डिस्करेज द स्ट्रेंजर, डिस्करेज द स्ट्रेंजर टू इंटर इनटू स्पेसिफाइड एरिया। अब जो अनजान पर्सन है, जो मतलब स्ट्रेंज पर्सन है, वो उसको डिस्करेज किया जाएगा कि वो आपके उस मतलब प्रॉपर्टी पे मतलब उस एरिया में ना आए। सपोज के अब रावलपिंडी में एक जगह सेल हो रही है मैडम के घर के साथ। ठीक है। अब वहां से सरगोदा से बंदा आके वो परचेज करे तो मैडम को भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और साथ दूसरे हमसाये को भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। ठीक हो गया। तो ऐसी सूरत में वो ला कहता है कि नहीं, पहले मैडम को ऑफर दी जाएगी कि हाँ जी आप पहले ले लें अगर चाहती हैं तो नहीं तो फिर कोई और आ जाएगा। ये है प्रीएम्पशन। मतलब सिंपली है कि एक एरिया की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना और डिस्करेज करना जो स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है, उनको डिस्करेज करना। उसके अलावा आपका तीसरा वो कहता है कि मेंटेनेंस दी ऑफ सैंटिटी ऑफ लोकेलिटी, मतलब एक जो इलाके का तकद्दुस होता है, एक इलाके की जो मतलब एक प्राइवेसी होती है, तकद्दुस होता है, उसको भी मेंटेन करना, उस इलाके की जो शाइस्तगी है, पियसनेस है, उसको भी मेंटेन करना। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है कि प्रिजर्व द प्रिवेलिंग वैल्यूज एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है। उस इलाके का जो माहौल होता है, ठीक है, वो उस माहौल को भी डिस्टर्ब ना करना, ये भी एक इसका पर्पज है आपका प्रियम्पशन का। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि प्रियम्पशन एक्ट का जो मेन पर्पज है वो है टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ लोकेलिटी एंड डिस्करेज द स्ट्रेंजर टू एंटर इन लोकेलिटी, डिस्करेज द perimeter इनटू लोकेलिटी। ये था आपका बेसिक ओवरव्यू। ठीक है। आगे हम अब हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रियम्पशन एक्ट को। प्रियम्पशन एक्ट 1991 ये कब मतलब ऑफिशियल पब्लिश में इन्फोर्स हुआ था, पब्लिश हुआ था ऑफिशियल गजट में 6 अप्रैल 1991। ठीक हो गया। और 6 अप्रैल 1991 को ही वो इन्फोर्स हो गया था। शेल कम इनटू फोर्स एट वंस का बता रहा है। ठीक हो गया। कहता है an act to bring in conformity with the injunction of Islam, the law relating to preemption, whereas it is expedient to reenact the existing laws relating to preemption, so is it to as to bring it in conformity with the injunction of Islam as set out in Holy Quran and Sunnah। ठीक हो गया। अब प्रेम्बल में वो क्या कहता है कि ये जो प्रियम्पशन है, प्रियम्पशन एक्ट को हमने इस लॉ को इन्फोर्स करना है, इनेक्ट किया गया है और इसको ऐस आपने कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक ही इसको चलाना है। ठीक है, कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक। अब जिन इलाकों में ये प्रियम्पशन एक्ट पंजाब में तो उन्होंने मतलब बना दिया लॉ 1991 में, जिन इलाकों में प्रियम्पशन एक्ट या प्रियम्पशन लाज नहीं है, वहां पे आपके जो हदूद लाज है वही प्रिवेल कर रहा है। हदूद लाज है कि मोहम्मद ला वही वही प्रिवेल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। सर जी सर मैंने सुना है कि ये प्रियम्पशन अभी खत्म होता जा रहा है, ये इसकी जो वैल्यू है डी वैल्यू होता जा रहा है। मैडम, अभी प्रिवेल कर रहा है, मतलब चल रहा है। ये अलग बात है कि इसके दावे डिक्री नहीं होते, लेकिन हो रहे हैं। लेकिन सर उसका सर क्यों रीजन नहीं ये होते, है दावे कि बिक्री क्यों प्रैक्टिकली नहीं होते? मतलब उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए खत्म हो रही है कि आजकल कंपटीशन का दौर है। मतलब पुराने ज़माने में लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था, चंद लोगों के पास ही होता था, या लोग चीज़ें देख लेते थे कुछ ना कुछ। अब कंपटीशन है, मतलब लोग एक तो मतलब ये देहातों में होता था ज़्यादातर प्रियम्पशन। अब लोग प्रॉपर्टी भी चाहते हैं, शहरों में ही लें, देहातों में इतना मतलब प्रॉपर्टी बनाते ही कोई नहीं है।
बेसिकली इसलिए इसकी लिटिगेशन मतलब कम हो रही है प्रैक्टिकली। एक मैडम साइटेशन आई थी 2007 में, PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 302, और 302 कहते हैं 302 ने ये प्रियम्पशन का मर्डर ही कर दिया है। ठीक है, उन्होंने इतनी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, मतलब एक रूलिंग रखी है कि ऐसी सिचुएशन हो तो आपने डिक्री नहीं करना सूट, ऐसी सिचुएशन है तो डिक्री नहीं करना, ऐसी सिचुएशन है तो डिक्री नहीं करना। अब 90% आपके प्रियम्पशन सूट्स डिसमिस होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपके है कि कहने ये एंड हो गया है, ये अभी भी चल रहा है। आप प्रियम्पशन आपके लोकेलिटी में आपकी प्रॉपर्टी सेल होती है तो आप उसको जाके उसका अगेंस्ट दावा कर सकते हैं। सर यानी कि आपके कहने का मतलब ये कि जो प्रियम्पशन एक्ट है बेसिकली ये मतलब देहातों में था, मतलब शहरों में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैडम ये तो जो शहरों में प्रियम्पशन एक्ट है आपका, ये एग्रीकल्चरल लैंड पे अप्लाई होता है या विलेज लैंड या अर्बन लैंड। ठीक है, विलेज लैंड या अर्बन लैंड, ये आगे हम पढ़ेंगे तो ये सारी आपको डिटेल के साथ पता तो चल जाएगा। तो सर ये डिक्री क्यों नहीं होता? पंजाब में तो जाहिर बात है लोगों की बहुत ज्यादा एकड़ और मुरब्बे और ये चीजें हैं, तो फिर डिक्री क्यों नहीं होती? नहीं करते ना डिक्री मैडम, वो वही मैंने आपको बताया ना, वो साइटेशन आप पढ़ेंगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं डिक्री करते। एक अच्छा, प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं कि आपने ऐसी सिचुएशन में ये डिक्री नहीं करना, ऐसी सिचुएशन में डिक्री नहीं करना। ठीक हो गया। सर ये साइटेशन कौन सी थी? PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट SC 302। अच्छा, दूसरा सर ये इसमें ये जो अक्सर वैसे ये सारे एक्ट्स के सामने आ जाता है, शुरू में आता है प्रीएम्बल में, वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट, इसको तो सर जरा एक्सप्लेन कर दें। ये कहता है आपका कि ये जो प्रियम्बल होता है ना, प्रियम्बल बेसिकली आपका बताता है 3 चीजें कि इस एक्ट का पर्पस क्या है, ठीक है, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है और इस एक्ट का स्कोप क्या है। ये आपको प्रियम्बल बताता है, ये आपको प्रियम्बल बताता है। यहाँ पे वो बताया गया कि जहाँ आपको इनको मतलब वेयर इट इज एक्सपीडिएंट टू री इनेक्ट द एग्जिस्टेंस लॉ, कि मतलब यहाँ पे अच्छा 2 चीजें बात है। ये जो बात हो रही है ना री इनेक्ट की, अब ये पहले लॉ चल रहा था उसको दोबारा उन्होंने रिवाइज किया है। ठीक है, या अगर न्यू एक्ट बना है, जैसे आप विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट देख लें 2018 में बनाया है, तो वो उस वहाँ पे वो लिखा होगा कि वेयर इट इज एक्सपीडिएंट टू इन एक्ट। ठीक है, तो इन एक्ट री इन एक्ट करना ही होगा। ठीक है, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट में अब वो कहता है कि री इन एक्ट द एग्जिस्टिंग लॉ टू preemption so it is bring it conformity with the injunction of Islam as set down Islam। मतलब ये बताता है कि ये लॉ को हमने बनाया क्यों है, इसका स्कोप क्या है, क्या वजह है, क्यों बनाया गया। ठीक है, प्रियम्बल बेसिकली आपको बताता है कि ये लॉ जो 3 चीजें बताता है, SOP, स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। इसका स्कोप क्या है कि ये प्रेम्पशन सूट से रिलेट करेगा, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि आपको मतलब इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो उन्होंने बताया कि इसको कुरान पाक के सुन्ना के अकॉर्डिंग इसको चलाना है आपने, कि मतलब जो कुरान पाक की में तालीमात दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपने इसको कंफर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग चलाना है, उसके अगेंस्ट नहीं, उसके रिप्रेगनेंट नहीं होना चाहिए, उसके इनकंसिस्टेंट विद नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। आगे इट इज इनेक्टेड एज फॉलो, ये मतलब आगे उसको डिटेल बताई गई है। सेक्शन फर्स्ट, जो भी कोई भी लॉ होता है उसका सेक्शन फर्स्ट होता है कि 3 चीजें बताता है, शार्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शार्ट टाइटल क्या है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज पंजाब प्रियम्पशन एक्ट, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पंजाब, और थर्ड बता रहा है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस।
अब ये कब इन्फोर्स होगा? 6 अप्रैल 1991 को इन्फोर्स हो गया था। एट वंस के मतलब फौरन, उसी वक्त। कब? 6 अप्रैल 1991। आगे डेफिनेशन क्लास। डेफिनेशन क्लास कहता है कि इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपुग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। ये क्या चीज है नासिर साहब? अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपुग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट। जी सर। इसका क्या मतलब है ये लाने का? अब आप कहाँ पे हैं? शोर आ रहा है आपके पास। सर वो पीछे दूसरे रूम में लगे हुए हैं। अच्छा, क्या कहता है ये? ये लाइन का क्या मतलब है? सर इसका अभी माइंड में कोई नहीं आ रहा। आपके माइंड में क्यों नहीं आ रहा? आप 600 दफा ये पढ़ चुके हैं, 600 दफा मैं बता चुका हूँ आपको। जी अक्सा मुबीन साहबा, क्या कहता है ये? अक्सा मुबीन साहबा। जी सर। मैडम, इस लाइन का क्या मतलब है? सर मुझे याद नहीं है। अच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट ही जा रहे हैं सब। मैंने 600 दफा बताया है। अच्छा जी। अनलेस के कोई चीज इसके मुखालिफ ना हो तो। जी नाजुल साहबा, आप सही बता रही हैं, एक्सप्लेन करें इसको। सर मैं करूं? हाँ जी, करें आप। वो इसमें बताया गया कि इस एक्ट में जो चीजें आगे नीचे बताई जा रही तारीफ में, उनके अगेंस्ट कोई चीज ना बताई गई हो तो उनका मतलब ये लिया जाएगा जो आगे ये तारीफें बता रहे हैं उसमें से। क्या मतलब? मतलब जो जब तक ये जो चीजें हैं इनके अगेंस्ट कोई और रूल्स जो या कानून है उसमें कोई और बात ना कही गई हो तो उनका मतलब ये लिया जाएगा। ठीक है, आप काफी हद तक सही बता रहे तो हैं। यानी जब तक कोई इसके अगेंस्ट ना हो तो मतलब तब तक यही कानून होगा, यही प्रिवेल करेगा। हम्म हम्म चलें जी, इसका जो मतलब है, इसका जो जो कोई भी आप एक्ट उठा लें उसकी डेफिनेशन क्लास देखें तो वो यही लिखा होता है कि इन दिस सेट अनलेस एनीथिंग देयर इज रिपुग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। किसी और एक्ट में वो कहता है कुछ और हो सकता है, ठीक है, किसी और एक्ट में कुछ और हो सकता है, लेकिन इस एक्ट में हमने इसकी डेफिनेशन यही लेनी है। इस एक्ट में हमने ये इसकी डेफिनेशन यही लेनी है। अब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपकी जनरल क्लासेस एक्ट में भी है, आपकी सीपीसी में भी है, आपकी पाकिस्तान पीनल कोड में भी है, ठीक हो गया, और आपकी सीआरपीसी में भी है, और उसके अलावा रेंट प्रिंसेस एक्ट में भी है। हर जगह पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन डिफरेंट है, हर जगह पे वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होती है, अकॉर्डिंग टू एक्ट होती है। ये पहली लाइन इस चीज को कर लेती है। ये जो पहली लाइन लिखते हैं, कहते हैं इस एक्ट में हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यही लेनी है, किसी और एक्ट में कुछ और हो सकती है, यानी मतलब कुछ और हो सकती है। कहते हैं अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपुग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट, मतलब किसी और, जब तक किसी दूसरे एक्ट में कुछ और हो हमने यहाँ पे ये लेनी है। अगर किसी और एक्ट में है तो उसके अकॉर्डिंग होगी, वरना इस एक्ट में हमने यही डेफिनेशन समझनी है, यही पढ़नी है, हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यही होगी। वो क्या है? कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन एनी एरिया other than urban area or within cantonment limits। ये देखें, within cantonment limits। अब ये बता रहा है कि आपका जो प्रियम्पशन है वो अर्बन प्रॉपर्टी पे नहीं होगा, अर्बन प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होगा, आपका प्रियम्पशन एक्ट अर्बन प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होगा। आगे वो कहता है कि एज डिक्लेयर्ड बाई द लॉ
any law relating to local bodies as the case may be for the time being in force. ठीक हो गया। सिंपली वो कह रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस एनी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन एनी एरिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद इमूवेबल प्रॉपर्टी वो कहीं पे भी लोकेट करती है। वो पिशावर में पड़ी है, वो मतलब वो लाहौर में पड़ी है या लाहौर के किसी भी शहर में पड़ी है, किसी भी जगह पे पड़ी है, वो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। लेकिन वो अर्बन एरिया में ना हो, शहरी इलाके में ना हो और कंटोनमेंट लिमिट्स में ना हो। ठीक हो गया। इसलिए वो कहते हैं कि आपकी जो कमर्शियल जो जगह होती है उस पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई, ये प्रीएम्पशन एक्ट सर अस्सलाम अप्लाई वालेकुम। नहीं होता। वालेकुम सलाम। सर मैं अभी सर बिल्कुल आया हूँ अपना क्लास ज्वाइन की सर। सर पहला अभी सर थोड़ा सा सर ओवरव्यू दे सकते हैं? अभी हमने स्टार्ट किया है, अभी डेफिनेशन क्लास पहली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। जी सर ठीक। ठीक है, आगे मजीद आपको सारा डिटेल बताते हैं। ठीक है जी सर ठीक। आगे कहता है जी आपका प्रीएम्प्टर। प्रीएम्प्टर कौन होता है? अ प्रीएम्प्टर मींस अ पर्सन हु हैज राइट ऑफ प्रीएम्पशन। जिसके पास राइट ऑफ प्रीएम्पशन होता है वही प्रीएम्प्टर होता है, मतलब शाफी, शरीक, खलीद और जार। आगे कहता है राइट ऑफ प्रीएम्पशन। राइट ऑफ प्रीएम्पशन मींस राइट टू अक्वायर बाय परचेज immovable property in preference to others by reason of such right। ये दूसरा पर्सन परचेज करेगा तो अक्वायर करेगा, मतलब अक्वायर बाई परचेज, खरीद कर ही वो हासिल कर सकता है। ठीक है, अक्वायर बाई परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी इन प्रेफरेंस टू अदर्स बाई रीजन ऑफ सच राइट। आ गया जी सेल। सेल की आपने डेफिनेशन देखनी है, सेल की आपने डेफिनेशन देखनी है। सेल की डेफिनेशन आगे भी आएगी तो वो यही समझी जाएगी सेल क्या है। कहता है कि सेल मींस परमानेंट ट्रांसफर ऑफ immovable property in exchange for a valuable consideration and include transfer of immovable property by way of hibba bil iwaz or hibba shaltul iwaz। ठीक है, कहता है कि आपकी जो सेल का मतलब है कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल कंसिडरेशन के साथ जो परमानेंट ट्रांसफर करते हैं उसको सेल कहते हैं। और दूसरी आगे वो कह रहे हैं कि इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ हिब्बा बिल इवज, हिब्बा शर्तुल इवज। हिब्बा बिल इवज होता है कि आप किसी मतलब पैसे लेके किसी को गिफ्ट कर देना, किसी इवज के तहत गिफ्ट करना, किसी मतलब कोई कंसिडरेशन लेके आगे दे देना, वो भी सेल होगी। और हिब्बा शर्त लिवाज, किसी शर्त पे आगे किसी को ट्रांसफर कर देना, वो भी सेल होगी, वो भी सेल होगी। अच्छा, लेकिन वो कहता है कि ये जो होगी सेल नहीं होगी। कौन सी सेल नहीं होगी वो आगे बता रहा है। कहता है कि ट्रांसफर ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस और विल और गिफ्ट अदर देन हिबेबल वज और शेल्टुल वज। कहता है कि आपकी जो ट्रांसफर होगी विल में, वसीयत किसी को कर देते हैं उसको हम सेल नहीं कहेंगे, किसी को गिफ्ट कर देते हैं उसको सेल नहीं कहेंगे। ठीक है, और ऐसी मतलब गिफ्ट या ऐसी सेल उसके अलावा अदर देन हिब्बा बिल इवज या हिब्बा शर्त लिवाज, कि जो जिसमें कोई आपकी कोई इवज ना हो या कोई शर्त ना हो, ऐसी सेल को हम सेल नहीं कहेंगे। सिंपली फर्स्ट में बता रहा है कि आपकी जो ट्रांसफर प्रॉपर्टीज थ्रू इनहेरिटेंस और विल और गिफ्ट, विरासती जो प्रॉपर्टी होगी उस पे उसको सेल नहीं कहेंगे। और आपकी जो हमने पीछे भी पढ़ा है कि वो जो आपका प्रीएम्पशन लगेगा वो अक्वायर बाई परचेज, परचेज से मतलब सेल से होगा। ठीक हो गया। और आपकी जो ये हिबा इस पे
इस पे नहीं लगेगा। मतलब जो ये है सेल पे, मतलब सेल आप आगे किसी को ट्रांसफर कर देते हैं किसी विरासत के थ्रू। अब बाप की जमीन बेटे को आ जाती है तो उस पे आप शोफे का दावा नहीं कर सकते। विल, किसी वसीयत में कोई प्रॉपर्टी किसी को आगे मुंतकिल कर देता है तो उस पे भी आप शोफा नहीं कर सकते। अब कोई किसी को गिफ्ट कर देता है, ठीक है, उस पे भी शोफा नहीं कर सकते। हाँ, वो कहता है कि ये विल और गिफ्ट आपकी हिब्बा शर्तिल इवज या हिब्बा बिल इवज या हिब्बा बिल शर्तिल इवज ना हो, हिब्बा बिल इवज और हिब्बा शर्तिल इवज ना हो, देन उस पे आप शुफा नहीं कर सकते। नेक्स्ट वो बताता है कि जी आ सेल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी और ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ सिविल क्रिमिनल रेवेन्यू और एनी अदर कोड फाई रेवेन्यू ऑफिसर और एनी लोकल अथॉरिटी। अब यहाँ पे कहता है कि अगर आपकी जो सेल है वो किसी एग्जीक्यूशन में आपके खिलाफ दीर अहमद के खिलाफ 10 लाख की डिग्री आ जाती है, 10 लाख की डिग्री में उसका 1 एकड़ से मतलब सेल हो जाता है एग्जीक्यूशन में, तो शायद इस एग्जीक्यूशन पे आपका शुफा नहीं होगा, ठीक है, उस पे शुफा नहीं होगा। आगे वो कहता है कि अब मतलब वो एग्जीक्यूशन आपके किसी सिविल कोड में भी हो सकता है, रेवेन्यू कोर्ट के थ्रू की डिग्री भी हो सकती है, या कोई आपकी दूसरी किसी कोर्ट या अथॉरिटी की डिग्री हो सकती है। आगे कहता है एक्सचेंज ऑफ, तबादले वाली जमीन पे भी शुफा नहीं होगा। आप तबादला करते हैं तो उस पर भी शुफा नहीं होगा। आगे कहता है कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द कंसिडरेशन अदर देन वैल्यूएबल कंसिडरेशन, अदर देन वैल्यूएबल कंसिडरेशन में जो चीज़ आती है उस पे भी आपका शुफा नहीं होगा। जैसे कि आपको कहते हैं कि वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ डावर, मतलब आप बेटी को हक महर में दे देते हैं, मतलब बीवी को हक महर में दे देते हैं जो प्रॉपर्टी, उस पे भी शुफा नहीं होगा। उसके अलावा जो मर्डर में या हर्ट में जो दियत देते हैं, मर्डर में तो दियत होती है और इस पे जो हर्ट होती है उस पे आपकी होती है वो दूसरी दमान या दमान दे देते हैं, या दूसरी होती है एक तजीर दमान, एक और वर्ड है अर्श अर्श सर। अर्श, हाँ अर्श। अर्श, हाँ जी, अर्श में जो दे देते हैं वो भी आपकी नहीं होगी, वो भी आपकी सेल नहीं होगी, उस पे भी शुफा नहीं होगा। अब आपको सर मैं में क्या क्या होता है? मैडम जो मर्डर की दियत होती है और जो हर्ट होता है, हर्ट में आपको अर्श सजा दी जाती है। जहाँ पे अर्श लाई नहीं करती वहाँ पे आपको दमान मिलती है। मतलब माइनर जो इंजरीज होती हैं उसमें दमान होती है, और जो सीरियस इंजरी है उस पे अर्श होती है, और जो मर्डर होता है उस पे दियत होती है। सिंपली आपको मैं सेल का कंसेप्ट बताता हूँ। अर्श जो पिक्यूनियरी होता है ना, इसमें पैसे देते हैं आप। मैडम अर्श पेकनरी होता है, दमान भी पेकनरी होता है, मतलब पैसे पैसे दे देना है। पैसे पैसे भी मतलब वो कोर्ट ने एक वैल्यू रखी होती है। जैसे कि अब जैसे जो 337 F6 है उस पे आपने 50% नहीं, 50% नहीं, 1/3 है, 1/3, 50% है, 50% आपको मतलब दियत का 50% देना पड़ता है एज ए अर्श। वो अर्श आपके वो वैल्यू बता देते हैं, वो उतनी वैल्यू कि आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं, वो पैसा दे सकते हैं या कोई और वैल्यूएबल चीज़ दे सकते हैं। इसी तरह आपका जो मतलब दैयत है, दैयत की आजकल अमाउंट बनती है 27 लाख रुपए, तो 27 लाख की आप वो कोई कैश भी दे सकते हैं या और कोई प्रॉपर्टी कोई वैल्यूएबल चीज़ दे सकते हैं। सर अर्श कहाँ पर अप्लाई होता है, कौन सी क्राइम्स में? अर्श मैडम हार्ट केसेस में होता है। आपको पढ़े ना 337 F2, उसमें अर्श है, सॉरी 337 A2, A2 A3 A4 A5 A6, उस पे अर्श है।